आज राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है, 7 नवंबर। यह कब से मनाना शुरू हुआ, इसके बारे में चर्चा करने के बजाय मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसको लॉन्च किया था 2014 में सितंबर के अंदर, क्योंकि कैंसर की बीमारियां बढ़ रही थी और लोगों को अवेयर करना था, इसलिए उन्होंने उसको लॉन्च किया। इसके साथ साथ 1975 में कैंसर के ऊपर जो कंट्रोल सिस्टम यूनिट बनाई गई वो 1975 में बनाई गई, कैंसर को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन अवेयरनेस को लेकर जो जागरूकता दिवस मनाने की बात आई वो 7 नवंबर से हुई और 2014 में, जैसा कि मैंने बताया आपको। ये तो उसकी थोड़ी सी जानकारी है, लेकिन कैंसर से मरने वालों की संख्या कितनी है ये आपको चौंका देगी। लगभग 10 से 15 लाख लोग हर साल कैंसर से मर जाते हैं, यह आंकड़ा है। इसके अलावा इससे संबंधित जितनी भी इश्यूज़ हैं उसको हम डिस्कस करेंगे आज डॉक्टर साहब के साथ में। डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी हमारे साथ में मौजूद है कि इसके रीजंस क्या हैं। कोई कहता है कि तंबाकू खाने से, अल्कोहल इस्तेमाल करने से, हम शराब की, हम बियर की बात करते हैं, या फिर फ्रूट्स को लेकर भी हो सकता है कि हम नहीं खाते हैं तो भी ये हो जाता है, या फिर जो वेजिटेबल्स हैं उनके खाने से भी होता है और नहीं खाने से भी हो रहा है। आजकल ये भी है, ये इस पे भी हम बातचीत करेंगे। तो कुल मिलाकर ये सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है ये गुटखा, तंबाकू, इनके सेवन से होता है, यानी कि आप धूम्रपान जो करते हैं। रांची के आंकड़े आपको डरा देंगे, वहाँ पर पानी से भी हो रहा है और इसके अलावा जो है वहाँ पर गुटखा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उससे भी हो रहा है। हम यूपी की बात करें, यूपी बिहार में भी सबसे ज़्यादा पान मसाला, गुटखा और बीड़ी सिगरेट पी जाती है, उसका असर यहाँ देखा जाता है। पश्चिम बंगाल के अंदर भी यही हाल है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा गुटखा खाने से कैंसर हो रहा है, ये लगभग 40% का आंकड़ा है जम्मू कश्मीर का। तो ये जो जितने भी चबाने वाले तंबाकू हैं डॉक्टर साहब, उनसे ये हो रहा है। ये मैंने थोड़ी सी जानकारी दी दर्शकों को। तो डॉक्टर साहब आप बताएं कि ये कैंसर से जैसी एक बीमारी जो है, जिसे कहा जाता है लाइलाज, पहले हुआ करती है तो इलाज भी है, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? आज से 25 साल पहले जब हम अपनी ओपीडी करते थे तो हमें 1 महीने में 1 या 2 कैंसर का मरीज़ नज़र आता था। लेकिन आज ये हाल है कि एक दिन में एवरेज 4-5 पेशेंट हमारी एक दिन की ओपीडी में कैंसर के मिलते हैं। अब ये इतना कैंसर क्यों बढ़ा है, उसका सिंपल रीज़न है कि इरिटेशन बढ़ी है। इरिटेशन मीन जितने भी इरिटेंट हैं, जैसे स्मोक है। अभी जो ये पॉल्यूशन चल रहा है, इसमें हम अगर एक्सपोज होते हैं तो हम 33 सिगरेट पी रहे हैं, कुछ लोग एड ऑन सिगरेट उसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये एक तरह का इरिटेंट है। ये जैसे बीटल नट है वो इरिटेंट है, जैसे टोबैको है वो इरिटेंट है, और एक आता है गुल मंजन जिससे हम दांत साफ करते हैं, और उसकी आदत पड़ जाती है लोगों को, एक दिन में 8-10 बार उसको अपने दांतों को साफ़ करते हैं क्योंकि वो एडिक्टिव है। जितनी भी तंबाकू के पदार्थ हैं वो सब इरिटेंट हैं, और ये जितने भी हम फ्राइड चीज़ें खाते हैं इनमें ट्रांस फैट्स होते हैं, वो सब इरिटेंट हैं। जितने भी फल फ्रूट सब्जियां हम खा रहे हैं बाहर की, उनमें इरिटेंट के स्प्रे होते हैं जो केमिकल स्प्रे हैं, और जो इस कैंसर को भी पैदा करते हैं क्योंकि वो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते हैं। तो जितने भी इरिटेंट हैं, जिस फॉर्म में भी हम ले रहे हैं, या जो हमें इरिटेट कर रहे हैं हमारे किसी भी शरीर के अंग को, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर एक दांत टूटा हुआ है और वो मेरी जीभ को लगातार इरिटेट कर रहा है तो जीभ का कैंसर बन जाता है। या जो हमारा दांत खोखला हो रहा है वो अपने आप हिलने लगता है तो वो एक कैंसर का लक्षण होता है। या एसिड बनता है, अगर हम कुछ ना खाएं और अपने पेट को खाली रखते हैं तो
एसिड बनता है, एसिड हमारे गले में आता है और वो एक इरिटेशन करता है, वो एक कैंसर का कारण होता है। तो आप ये मान के चलें कि एक बहुत छोटी-सी चीज़ जैसे दाँत का हलना और हमारे गले में खिच-खिच होना, ये भी ऐसे सिम्पटम्स हैं कि हमें इमीडिएटली अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि कहीं कोई ऐसी चीज़ डेवलप तो नहीं हो रही है कि मेरा दाँत अचानक हिलने क्यों लगा या मुझे ये बराबर खिच-खिच क्यों बना हुआ है। जी। तो जैसे अभी डॉक्टर साहब अभी आपने बात की लक्षण के बारे में बताया, तो हम कुछ ऐसे लक्षण जो मोटे तौर पे आम आदमी नोट कर ले कि हाँ ये लक्षण हैं, मुझे तुरंत चेकअप कराना चाहिए, डॉक्टर के पास में जाना चाहिए। वो लक्षण क्या-क्या हैं? इसमें जो मेन है वो ये है शरीर में कोई भी गाँठ जो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और किसी दवाई को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, उसे हमें चेक करना चाहिए। या हमारा जैसे पेट हम साफ़ करते हैं सुबह और शाम को यूजुअली लोग जाते हैं, वो अगर इर्रेगुलर हो गया है उसमें हम 1 या 2 बार के बजाय 8-10 बार जाने लगे हैं या किसी दिन बिल्कुल नहीं जाते हैं, तो उसमें हमें कैंसर का डाउट होता है। या जो हमें खाँसी आ रही है परसिस्टेंटली उसमें ब्लड आने लगता है या हमें अचानक उल्टी आती है उसमें ब्लड आने लगता है या कोई ऐसी परेशानी होने लगती है जैसे आँख का विज़न अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि डिस्टर्ब हो रहा है कोई हमें सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है जिससे हम सोच सकते हैं कि ब्रेन ट्यूमर है। तो ये जो चीज़ें हैं जो मैंने अभी बताई हैं, ये बिल्कुल कॉमन फीचर्स हैं और इन चीज़ों को देखते हुए हमें इमीडिएटली अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए वो क्योंकि आज की तारीख में जो हमारा एनवायरनमेंट है, एयर है, खान-पान है और जो भी है फ़ास्ट फूड हैं, वो सब सारे कार्सिनोजेनिक हैं। कार्सिनोजेनिक मतलब जो कैंसर पैदा करते हैं। जी। डॉक्टर साहब जैसा अभी मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि जम्मू कश्मीर का मैंने ज़िक्र किया लगभग 40 परसेंट जो है वो जो मरीज़ आ रहे हैं वो गुटखा खाने वाले हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश का भी मैंने ज़िक्र किया। आपके पास भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट आए हैं, आपने उनका इलाज किया है। कुछ तो बहुत बुद्धिजीवी लोग थे जो गुटखा खा रहे थे तो जो गुटखा खाने वाले जो लोग हैं, उनमें किस तरह के सिम्पटम्स दिखाई देते हैं और इसमें ठीक होने के चांसेस कितने हैं? जो ये होता है गुटखा इसमें जो टोबैको होता है ये इसमें एक तत्व होता है निकोटिन जो हैबिट फॉर्मिंग होता है उसकी वजह से अंदर की तरफ जो झिल्ली है हमारे मुंह की वो सिकुड़ने लगती है उसको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं और एक वहाँ पर सफ़ेद दाग बनने लगता है उसको ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं और एक रेड दाग बनता है जिसको एरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं ये सब प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है अगर किसी को ये डेवलप होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि इसको कभी भी कैंसर बन सकता है तो उसको इमीडिएटली जो भी टोबैको च्यूइंग वो कर रहा है बिटेलनट च्यूइंग कर रहा है उसको इमीडिएटली उसको स्टॉप करना होगा लेकिन उसको अपने फिजिशियन से मिलके स्टॉप करना होगा क्योंकि उसको सपोर्टिव थेरेपी की ज़रूरत होती है अब जैसे कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है तो उसको भी सपोर्टिव थेरेपी की ज़रूरत है जिसको हम निकोटिन थेरेपी बोलते हैं। डॉक्टर साहब जैसा मैंने बीड़ी सिगरेट पीने वाले प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं? जो बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं उनके जो प्राथमिक लक्षण हैं वो उनको खांसी आएगी और उनको हम मान के चलते हैं कि या तो उनको साइनस का कैंसर होगा और या उनको फेफड़े का और जो हमारा रास्ता है बोलने के धागे हैं उनका होगा तो ऐसे में उनको खांसी रहेगी लगातार जो कि 3-4 हफ्ते तक रहेगी और उस खांसी के साथ उनको ब्लड भी आ सकता है तो ये उसके सिम्टम होते हैं भूख नहीं लगेगी और उनका वज़न कम होगा। जी। डॉक्टर साहब, शराब पीने से किस तरह का कैंसर होता है और उसके लक्षण क्या हैं? अगर हम शराब 60 ml से ज़्यादा पीते हैं प्रतिदिन
तो वो हमारे स्टमक को इरिटेट करता है, फूड पाइप को इरिटेट करता है और हमारा जो लीवर है, उसका जो मेटाबॉलिज्म है, उसको इफ़ेक्ट करता है। उससे हमारा लीवर का कैंसर हो सकता है, उससे स्टमक का कैंसर हो सकता है, उससे फूड पाइप का कैंसर हो सकता है। तो इसमें एक तो हमें भूख लगना कम हो जाएगा, एक हमें उल्टी जैसा लगेगा और उल्टी आएगी तो उसमें खून आने का डर रहता है, क्योंकि लीवर का फंक्शन होता है खून के थक्के को बनाना, तो खून का थक्का तो बनेगा नहीं। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि भूख कम हो गई है और हमारा वज़न भी कम हो गया है, उल्टी जैसा लग रहा है और उल्टी के साथ खून भी आने लगता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें फूड कैंसर भी हो सकता है, फूड पाइप कैंसर, स्टमक कैंसर और लीवर कैंसर। जी। इसके अलावा जैसे सब्जियों के बारे में बात करें कि पेस्टिसाइड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो इससे किस तरह का कैंसर हो सकता है? ये जितने भी पेस्टिसाइड्स होते हैं उनमें टॉक्सिन्स होते हैं। टॉक्सिन्स मतलब ज़हर। जब हम ज़हर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमारे शरीर में अगर जाएगा तो उस जगह तो इरिटेशन करेगा ही, जैसे वो हमारे मुंह के रास्ते में जाएगा, मुंह को इरिटेट करेगा, फूड पाइप को इरिटेट करेगा, पेट को इरिटेट करेगा, आंतों को इरिटेट करेगा। उसके साथ-साथ जो वो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में खून में जाते हैं, तो वो हमारे खून के साथ हृदय में जाते हैं, फेफड़ों में जाते हैं, ब्रेन में जाते हैं, तो वो हर तरह का कैंसर पैदा कर सकते हैं। शरीर में जहाँ-जहाँ खून जाता है, उस तरह का कैंसर उनसे हो सकता है। यानी कि सब्जियाँ जो हम खा रहे हैं जिनमें पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक स्टेज है, वो कहीं भी कैंसर हमें हो सकता है। जी। इसके अलावा क्या मोटापा भी कैंसर की वजह बन सकता है? जो मोटापा होता है उससे हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है और इम्यूनिटी कम होने के साथ-साथ जो ये फूड पाइप का ऊपरी हिस्सा है, इस पे फैट आने के कारण यहाँ का एसिड पेट का वो ऊपर गले में आता है, जिसको हम GERD या LPRD बोलते हैं। उसकी वजह से एक इरिटेशन बनी रहती है और उस इरिटेशन की वजह से हमें कैंसर हो सकता है, फूड पाइप का भी और गले का भी। जी। इसके अलावा जो लोग एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं और सुस्त पड़े रहते हैं, जो आलसी वाला जीवन जीते हैं, उनको किस तरह का कैंसर हो सकता है? जो सुस्त रहते हैं उनमें एक हार्मोन होता है जो एंडोर्फिन जिसका नाम होता है। एंडोर्फिन हार्मोन अगर हमारे शरीर में नहीं होता है तो वो हमारी सिम्पैथेटिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट रखता है और सिम्पैथेटिक एक्टिविटी जब स्टिमुलेट रहती है तो हमें इस कैंसर के साथ-साथ किसी भी तरह का कैंसर उसमें बन सकता है, क्योंकि ये एक तरह का हार्मोन है। उसके साथ-साथ हमें शुगर भी हो सकता है, उसके साथ-साथ हमें बीपी भी हो सकता है और उसके साथ-साथ हमें मानसिक रोग भी हो सकते हैं। जी। जैसे अभी हमने इतनी देर डिस्कस किया आपसे, तो अगर हम बात करें सबसे पहले जैसे नाक की हम बात करते हैं, कोविड भी आया और हमने जो है इन्हेल करते हैं सब कुछ। तो चाहे सिगरेट स्मोकिंग की बात हो, उसकी बात हो, तो हमें नाक का कौन-सा कैंसर हो सकता है? जो नाक में कैंसर होता है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है और एडिनो कार्सिनोमा होता है। ये इस वजह से होता है कि ज़्यादा अगर कोई पॉल्यूशन है या हम सिगरेट ज़्यादा पीते हैं या कोई ऐसा इरिटेंट है जिसको हम बार-बार सूंघ रहे हैं, जैसे कुछ इस तरह की फैक्ट्री हैं, केमिकल फैक्ट्री हैं जहाँ एसिड बनते हैं या कुछ इस तरह के एल्कली बनते हैं, वो नाक के रास्ते से सूंघे जाते हैं। तो वो इरिटेशन के कारण जो हमारी नाक में और साइनस में जो कैंसर होते हैं वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और एडिनोकार्सिनोमा उनका नाम होता है और उसकी वजह से हमारी नाक से एक तो भारीपन रहेगा, एक सर दर्द रहेगा और नाक से कभी भी खून आ सकता है। जैसे अभी आपने हमें बताया कि नाक से इस तरह का कैंसर होता है, तो जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं या जितने भी वाहन हैं जो डीज़ल से चलते हैं, जो कहने का मतलब ये है कि जो वाहनों से निकलने वाला धुआँ है और फैक्ट्री से निकलने वाला धुआँ है, उससे
किस तरह का कैंसर हो सकता है? जो भी धुआं वाहनों से निकलता है उसमें सब मेटल्स होते हैं। ये जितने भी मेटल्स हैं ये एडिनोकार्सिनोमा को जन्म देते हैं। और जो हैवी मेटल्स हैं वो अभी जो रिसेंट स्टडी है वो ये है कि कैंसर के साथ साथ हमें एमनेजिया या जो एक इस तरह की भूलने वाली बीमारी होती है उसको भी ये वो करते हैं, पैदा करते हैं। और हैवी मेटल्स उसके साथ-साथ हमारे जितने भी ये सिस्टम हैं, फूड पाइप है, लीवर है या हमारे गुर्दे हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं। जी। अगर हम मुँह के कैंसर की बात करें, अमूमन देखा जाता है कि हम कहते हैं, जैसे हमने शुरुआत में भी कहा कि गुटखा खाने से कैंसर हो गया या खैनी खाने से कैंसर हो गया। इसके अलावा मुँह के और कौन-कौन से कैंसर हैं जो कि हो सकते हैं हमें? जो मुंह के कैंसर हैं वो अधिकतर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा होता है। और जो अभी आपने गिनाया मुझे वो सब पदार्थों से हो सकता है। उसके साथ-साथ जो दाँत हमारे अगर शार्प होते हैं वो बार-बार हमारी जीभ को चुभते रहते हैं या हमारे गालों को चुभते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी इस तरह के कैंसर बनते हैं। इसलिए जो कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनके दाँत बहुत ख़राब होते हैं, वो अपने दाँतों का इलाज भी कराएँ। और अगर कोई दाँत हिल रहा है उनका और वो अचानक से हिलने लगा है, उससे कोई परेशानी नहीं है, कोई दर्द नहीं है, तो ऐसे में उसको इमीडिएटली उसका चेकअप करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे आपके काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं का तो कानों के कैंसर के भी आपने केसेस देखे हैं, तो कानों में किस तरह का कैंसर होता है? जो हमारा कान और कान के आसपास जो कैंसर होता है वो उसका नाम होता है बेसल सेल कार्सिनोमा। वो एक इरिटेशन की वजह से होता है। और जो इरिटेशन होता है उसके दो रीजन होते हैं, या तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ होती है या जो स्किन वाले जो कैंसर होते हैं उससे संबंधित है ये, या बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर होता है, या अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं हमारे इस धूप में उनका एक्सपोजर ज़्यादा होता है। जी। अभी आपने इतने सारे कैंसर का ज़िक्र किया, तो किस स्टेज में मरीज़ को जब पता चलता है, मैं उस स्टेज की बात कर रहा हूँ जहाँ उसको लगता है उसका इलाज हो सकता है, और वो कौन-सी स्टेज है जहाँ पहुँच के लगता है अब इलाज नहीं हो सकता, अब तो सिर्फ़ भगवान ही सहारा है? अधिकतर जो कैंसर हैं जो पकड़ में आते हैं वो तीसरी स्टेज में आते हैं। 70% लोगों को ऐसा देखा गया है कि तीसरी स्टेज में कैंसर पकड़ में आते हैं। और जो वो 70% लोग हैं उनका कैंसर इतना क्यूरेबल हो सकता है कि वो 5 से 7 साल ऑपरेशन के बाद, कीमोथेरेपी, रेडिएशन के बाद इतना जी लें। लेकिन कुछ ऐसे भी मरीज़ आते हैं, 30% से ज़्यादा मरीज़ ऐसे भी हैं जो 4th स्टेज में आते हैं, या तो ट्यूमर इतना बड़ा होता है या वो पूरे शरीर में फैला होता है। तो ऐसे में सिर्फ पैलिएटिव ट्रीटमेंट होता है, जैसे हमने कैंसर की कोई दवाई उनकी स्टार्ट कर दी, कोई इंजेक्शन स्टार्ट कर दिया जिससे उनका पेन कम हो जाए, पर वो उस कैंसर को ठीक नहीं कर सकते हैं। यानी कुल मिला के ये रहा कि यदि आपको कैंसर शुरुआती स्टेज में पता चल जाता है तो उसका इलाज संभव है, अन्यथा सिर्फ दवाइयाँ हैं और आप कुछ समय तक जी सकते हैं, इसके अलावा इसका कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर साहब, इसका जो ट्रीटमेंट है कितना महंगा है? एक मिडिल क्लास के लिए, या फिर एक हम यूँ कहें जो गरीब आदमी है उसके लिए, और जो अपर मिडिल क्लास है या जो जिसके पास बहुत पैसा है उसके बारे में? आप मान के चलें कि जो अगर कोई ऑपरेशन करने वाला है, मैंने मुंह का कोई ऑपरेशन किया है, अगर कोई साधारण ऑपरेशन किया है तो उसमें करीब 2 से 3 लाख रुपए का खर्चा आता है। अगर इतना बड़ा ऑपरेशन कुछ किया है और चमड़ी लगानी है तो उसमें 8-10 लाख रुपए का सिर्फ ऑपरेशन का खर्चा होता है। और अगर हम इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें इंजेक्शन का जो खर्च है वो करीब 6 इंजेक्शन के करीब लगते हैं, तो 5-6 लाख इंजेक्शन का खर्च आता है। और अगर हम अच्छी सिकाई करवाते हैं इंजेक्शन के बाद तो 3 से 4 लाख उसका खर्च आता है। तो ये अगर हम टोटल मिलाते हैं तो करीब 12 से 15 लाख के बीच में अच्छा इलाज अगर करते हैं कैंसर का तो इतना खर्च होता है। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा आपने सुना और समझा, कैंसर से बचाव ही रास्ता है, अन्यथा कोई भी रास्ता नहीं है। तो इस कैंसर डे पर आप कसम खाइए कि आप कैंसर को हराएँगे, मात देंगे और एक सही जीवन शैली जीते हुए ज़िंदगी को जीने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर।